वेलकम क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख ले अब न्यूक्लियाई का। पिछला पार्ट में हमने आपको बाइंडिंग एनर्जी तक बताया था न्यूक्लियस का, और ये भी बताया था मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या थी। जो अब हेडिंग पहले डाल दे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग अब क्या कर रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना था? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला EB बना डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर, जिसमें डेल एम इज व्हाट? मास डिफेक्ट है ये, और C क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, अब बात करें किसकी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN की बात हम कर रहे हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड द मास नंबर, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। अब ये चीज अलग अलग न्यूक्लियस में पर ये क्या होगा? डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए ये चीज क्या है? डिफरेंट है। तो प्रश्न ये उठता है कि डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए ये डिफरेंट है, और है कैसा, ये भी समझने की अब जरूरत है। लाइटर न्यूक्लियस के लिए क्या है, हेवियर न्यूक्लियस के लिए क्या है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें एक चार्ट, एक टेबल से, एक चार्ट बोला, ग्राफ बोलिए, चार्ट बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, और ये आपका एग्ज़ाम में पूछता भी है 2 4 6 8 10, ये 2 4 6, तो थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं। अगर स्पेस अपने पास ज़्यादा है तो गैप बढ़ा देते हैं, है ना। 2 4 6 8, और यहाँ ले लीजिए 10। ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर को हम लोग क्या करें? 20 डिवीज़न पर यहाँ लेते चले जाते हैं। 20 डिवीज़न पर ले लें। 20 40 60 80 100 120। कम पड़ेगा क्या? मेरे को भी लग रहा है कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये अपने को 250 तक लेना है। नहीं पूरेगा 140 का डबल 250। थोड़ा छोटा करना होगा इस गैप को छोटा करना होगा। इतनी में नहीं पुर रहा है रे भैया। हाइट तो मिल गया, विड्थ नहीं मिल रहा है, विड्थ नहीं मिलेगा। ये गैप कम करिए, जस्ट हाफ करना पड़ेगा। 20। एक काम करते हैं, इसी को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और तब हम लोग पूरा देखें, पूरे बोर्ड में ले लेते हैं। और उसकी एक स्टडी है, वो स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो रे बच्चा लोग, एक ग्राफ लीजिए, ऐसा इतना तक बनाइए, और इसको लेके चलिए।
यहाँ तक चला जाए। 2 4 6 8 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी है, एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। और 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 250 तक का मार्किंग है, तो हम लोग 250 ले लेते हैं। अब थोड़ा सा इस मार्किंग को भी डेवलप कर दीजिए। इसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझिए, है ना। ये स्टडी कैसे इम्पोर्टेंट हो पाएगी, ये आपके साथ हम वीडियो में ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि ये ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। एक साल ये आ चुका है, ये ग्राफ बनाने के लिए सीबीएसई बोर्ड में एक साल मैंने देखा है आया है, ये ग्राफ ही आ गया था बनाने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। थोड़ा सा हमको मदद लेना पड़ेगा, आप लोग अपना प्रैक्टिस से बना लें, क्योंकि बिना मदद के ये बनेगा नहीं। देखिए, ड्यूटेरियम से स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये हाइड्रोजन आइसोटोप का ड्यूटेरियम है, वहाँ से इसकी बाइंडिंग एनर्जी। फिर ट्रिटेरियम आ जाता है यहाँ पर, है ना, ट्रिटेरियम आ जाता है। उसके बाद 6 से 8 के बीच में हीलियम आता है ना। ये एक शार्प राइज है, ये शार्प राइज है, ये हीलियम आता है। और फटाक से फिर लिथियम में ये डिक्रीज कर जाता है, लिथियम में ये क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ना। आप लोग जानते होंगे, अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा है तो। फिर बात आती है किसकी, कार्बन की। यहाँ से उठता है, फिर ये चला आता है कार्बन 12 कार्बन। फिर डाउन होता है तो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन। फिर ऊपर उठता है ऑक्सीजन, 8 से ऊपर चला जाता है, E2, है ना, 8O नहीं 16O, O16। फिर ऑक्सीजन 18 नीचे आ जाता है, ऑक्सीजन 18 ये नीचे आ जाता है, आइसोटोप है ऑक्सीजन का। फिर यहाँ से ये सीधे भागा इधर सल्फर के लिए जो 32 है, सल्फर के लिए जो 32 है। उससे आगे तरफ गया, ये आ गया फेरस, है ना, Fe दैट इज 56, है ना, 56। और इसके बाद आ गया MO 100 लाइन पर, 100 लाइन पर MO, मोलिब्डेनियम की क्या पता नहीं क्या है, MO जिसका मास नंबर 100 है। फिर आ जाता है इंडियम जो कि 150 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। फेरस का 50 से ज़्यादा, 40 है ना, 50 से ज़्यादा। इसको फेरस को यहाँ तक ले आइए,
है ना, हम 20-20 गैप में लिए हैं, ठीक है। 50 के अंदर है, चलिए चलेगा, 50 के अंदर है, ठीक, ओके। है इसके बाद टेबल को बदल दें, चलो ये सब छोड़िए, ये 50, ये 100, 1-2 मार्क, 1-2 मार्क के बाद ये 100, रुको 100 मार्क, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 100 मार्क एमओ, ये 100 मार्क, फिर ये 150 मार्क, फिर ये 200 मार्क, फिर ये 250 मार्क। चलिए वो मार्किंग थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, है ना। चलिए 250 मार्क हो गया, मेरा बेरिलियम हो गया, फेरस हो गया, ठीक, ओके 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 ओके। चलिए इंडियम आपका 160 के आसपास, इंडियम 160 के आसपास, इसको लाइए, ये आ गया यहाँ पर 160 के आसपास, इंडियम 127, 100 मार्क्स, 150 से पहले, 150 से पहले 127, यहाँ 127 जो कि आई है, ठीक, आई है। इसके बाद ये चला आया 150 और 200 के बीच में कोई W करके कोई एलिमेंट होगा, W करके कोई एलिमेंट है यहाँ, ठीक है, ये W करके कोई एलिमेंट है, भगवान जाने क्या है, 184, 184 इसका मास नंबर है, फिर 197 पर AN आ गया, 197 पर AN आ गया, 197 पर, ठीक। फिर यूरेनियम चला गया 238, यूरेनियम चला आया 238, यूरेनियम 238। चलिए अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उस पर, इस पर तो मास नंबर है, मास नंबर E, ठीक है। इस टेबल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, इस टेबल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, तो ये बात आपको दिख जाएगा, ओके। तो 25-32, ठीक। हाँ, क्या है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो लगभग 30 मार्क को एक देखिए, एक 30 मार्क हो सकता है, 25 मार्क ही होगा चूँकि 85 है, और इधर में आइए तो ऑलमोस्ट 170 तक में, 175 ये है, 170 तक में। ये जो एनर्जी लेवल ग्राफ है किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ है, ये आपका अच्छा खासा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है ना, एक ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है। और जो 30 से कम है और जो 170 से ज़्यादा है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो क्या दिख रहा है अपने को, वो आपका 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी एनर्जी लेवल क्या है, कम है। इधर के न्यूक्लियस लेस देन 30, ये 30 से क्या है, लेस है ना, ये 30 से लेस है, लेस देन 30, है ना, 30 से लेस है, ठीक। और इधर क्या, 170 से ग्रेटर, 170 से ग्रेटर, है ना, 170 से ग्रेटर, 170 से ग्रेटर, ठीक, 170 से ग्रेटर। अब ऐसे में ये जो पोर्शन है इसकी लो बाइंडिंग एनर्जी है, लो बाइंडिंग एनर्जी है, और इधर भी देखें 170 के बाद तो इधर भी लो बाइंडिंग एनर्जी है, लो बाइंडिंग एनर्जी। अब इस टोटल ग्राफ को देखने के बाद
हम लोग ये कह सकते हैं कि 30 to 170 के बीच का जो न्यूक्लियस होगा, जिसका मास नंबर 30 से 170 के बीच में है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? ज़्यादा है। और ऐसे में इनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी। मतलब पहला पॉइंट, द न्यूक्लियस लाइन कह सकते हैं, लाइन बिटवीन 30 to 170 has high binding energy per nucleon, hence they are stable nucleus। एक बात। दूसरी पॉइंट, for nucleus having binding energy per nucleon less than 30 has low binding energy and are unstable they are not there, it can go for nuclear fusion to form heavy nucleus। अब बात यहाँ पर समझिए कि ये जो लो एनर्जी ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया या लिथियम हो गया, जो भी है, ये सब क्या कर सकते हैं? कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, हेवी न्यूक्लियस बना देगा। और हेवी न्यूक्लियस बनाएगा, दो मिल करके एक बनाएगा, तो ये इस तरफ भागेगा, मतलब इस रेंज में आ जाएगा। जैसे माने ये इस रेंज की तरफ भागना चाहेगा, ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न होने के कारण क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ करने के कारण बाइंडिंग एनर्जी उसकी न्यूक्लियस की ज़्यादा हो जाएगी और पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इधर के जो भी न्यूक्लियस हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें? न्यूक्लियर फ्यूज़न में, है ना, हेवी न्यूक्लियस में। इट कैन गो फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस। दो या दो से अधिक न्यूक्लियस क्या होगा? मिल जाएगा, मिल करके हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। एक अब तीसरी पॉइंट क्या होगी, जो कि हम लोग को 170 के बाद का है ना, 170 के बाद का है। तो 170 के बाद वाला पर हम लोग चर्चा करें। थर्ड पॉइंट, फॉर द न्यूक्लियस having mass number greater than 170 are unstable। ये अनस्टेबल है। ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, टूटना, इट कैन ब्रेक अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस। ये हमको देखने को मिलता है, जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं, है ना, वो टूट सकते हैं। among them
among them uranium is radioactive element, and it disintegrates to reduce in स्मॉलर न्यूक्लियस। ये अभी अब डिटेल में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन में देखेंगे भी। ये स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इनमें होगा। ये जुड़ेंगे एक दो मिल करके, ये टूटेगा। ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोग देख लिए। अब इस पॉइंट को देखने के बाद 3 पॉइंट बनते हैं जो बीच वाले हैं 30 से 170 के बीच में। उनका क्या है, हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, जिस वजह से ज़्यादा स्टेबल हो। 30 से पहले वाले का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, तो वो भी अनस्टेबल है। वो क्या हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलकर के हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर सकता है। और जो 170 के बाद है वो हेवी न्यूक्लियस है। वो हेवी न्यूक्लियस क्या होगा, वो भी अनस्टेबल हो गया। वो अनस्टेबल हो गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो टूट सकता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। अगर ये टूटेगा तो फिर ऐसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा जो ये 130 और 170 के बीच में आएगा। ये जुड़ेगा तो ऐसे न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा जो 130 और 170 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से न्यूक्लियर फोर्सेस को समझने का एक मौका मिलता है। ठीक है, चलिए पहले इसको मिटा दें हम लोग, है ना। इससे पहले कि हम न्यूक्लियर फोर्स को समझाएं और न्यूक्लियर फोर्स के, तो पहले जरा लिख लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स which keeps two nucleons attached to each other within the each other irrespective to the charge, the same charge present on nucleus. Same charge present on nucleus. न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये क्या करता है, दो न्यूक्लियस को एक दूसरे से अटैच करके रखेगा। इसके बाद इस बात के बावजूद कि 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी क्या करेगा, ये इन दोनों को जोड़ रहे। अगर ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस से कम पर है, तो ऐसे में ये क्या करेगा, उनके बीच की जो क्या है फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो काफ़ी बड़ा होता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर सकता है। इट मीन्स इट ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कम कर सकता है। अब इसकी एक एनर्जी लेवल ग्राफ है डिस्टेंस के हिसाब से, है ना। ये डिस्टेंस के हिसाब से आते हैं, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से आते हैं। तो एक एनर्जी लेवल ग्राफ है, इसको भी ज़रा देख लीजिए, तब जाकर के बात जो है सो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। ठीक है, इस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लें। पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, और वो किस रेंज पर है, 0
100 प्लस माइनस, ये 0 एनर्जी लेवल है, इसको 100 मान के चलिए और इसको 100 कहिए, ठीक है। और इस डिस्टेंस को फर्मी में, इसको फर्मी में ले रहे हैं आर को, तो ये देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है आर नॉट, इस जगह पर, इस रेंज पर इसके न्यूक्लियर फोर्स जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, फिर जब ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो ये डिक्रीज करने लगेगा और जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जीरो होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी बनता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होने लगता है। जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये बताया गया है, ठीक है। अब पॉइंट वाइज इसको नोट कीजिए, पॉइंट वाइज इसको नोट कीजिए, और मैं लिखवाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात को समझा दूँ। दिक्कत क्या है, जो पिछले चार्ट हम लोग देख रहे थे, उस चार्ट को देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि जिसमें जो लाइटर न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है, जो हेवियर न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है। क्या कारण बन सकता है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन जो होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियन से घिरा हुआ माना जाए, करेक्ट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में दो स्टेटस जो अनस्टेबल है, एक जो लाइटर न्यूक्लियस, एक हेवियर न्यूक्लियस। हेवियर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस के साथ कहानी ये है कि इस शॉर्ट रेंज के अंदर इसमें नंबर ऑफ मासेस क्या है? कम है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होंगे? कम है, करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कम है। तो एक जो रेंज बनता है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, उसके अंदर जितने न्यूक्लियस हम इसके डालते चले जाएंगे, ये क्या होगा? स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है ना। डालते चले जाएंगे वो, और उसको अट्रैक्ट करके स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, करेक्ट। जबकि हेवियर के साथ क्या होता है, हेवियर जो बड़ा साइज में बड़ा हो गया जो न्यूक्लियस, उसके साथ क्या होगा कि एक न्यूक्लियन जो है सो ये कुछ एक सर्टेन रेंज, मतलब इतने दूर तक या कुछ इतने दूर तक के न्यूक्लियंस को अट्रैक्ट कर पा रहा, ठीक इसी कहानी के हिसाब से, करेक्ट। और जो ज़्यादा और न्यूक्लियंस है वो लूजली बाउंड हो गए, या ज़्यादा न्यूक्लियंस होने से, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियंस होने से ऐसे स्टेटस में ये न्यूक्लियर फोर्सेस एक न्यूक्लियन का इसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा नहीं, इसके साथ लगाव रहेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या होगा कि सब के सब न्यूक्लियंस जो है सो वो टाइटली बाउंडेड नहीं है, तो इसके ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं, ताकि ये छोटा ऐसा बन जाए, ऐसा दो ठो बन जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो लार्जर न्यूक्लियस के साथ यही कहानी बनती है, लार्जर न्यूक्लियस के साथ यही कहानी बनती है। स्मॉलर न्यूक्लियस जो होते हैं, जिसमें 2, 4, 5, 6, 8 ऐसे न्यूक्लियस हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी ये और और न्यूक्लियस, इसको और न्यूक्लियस चाहिए, ये और न्यूक्लियस को ले सकता है, ये भी और न्यूक्लियस को ले सकता है। तो जब ऐसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, ये फ्यूज होकर के एक लाइटर न्यूक्लियस बने। इस जगह पर गौर कीजिए, है ना। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? दी मिनिमम होगी। दी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट इज द स्टेबिलिटी। मतलब ये छोटे न्यूक्लियस इस वजह से दूसरे छोटे न्यूक्लियस से मिल जाता है ताकि इसका अपना रेंज कंप्लीट हो जाए, और बड़ा न्यूक्लियस में रेंज से बाहर न्यूक्लियन होने के कारण ये अपने रेंज के मुताबिक दो न्यूक्लियन में क्या होता है? टूट जाता है। मतलब ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इस न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के कारण, शॉर्ट रेंज के कारण होता है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखा जाए। पहला, बाय द बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ वी कैन से दैट nuclear force is
शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स। इट एक्ट्स विदिन ए सर्टेन रेंज, सर्टेन रेंज, out of which it becomes very negligible हो जाता है, negligible। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, फॉर lighter nucleus, the nucleons, जैसे कि अब समझा रहे थे 2 लाइटर न्यूक्लियस का, the nucleons are not stable as it can contain more nucleons to become stable, कम दोस्त जिनके होते हैं, छोटा समूह जो होता है, छोटा, वो चाहता है कि समूह में कुछ लोग और हमारे जुड़ जाएं, स्टेबल हो जाए हम लोग। और जो समूह कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उस समूह में आपसी मतभेद के कारण क्या होता है, वो अपने आप समूह टूट करके 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। कुछ इस तरह की ही बात यहाँ पर भी है। फॉर लाइटर न्यूक्लियस द न्यूक्लियंस आर नॉट स्टेबल एज इट कैन कंटेन मोर न्यूक्लियंस टू बिकम स्टेबल। ये कहानी बनती है। और तीसरी कहानी बनती है, अच्छा इसमें लिख लीजिए, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए। तीसरी बात, फॉर हैवी न्यूक्लियस, फॉर हैवी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस कैसे हैं, हैवी हैं, है ना, फॉर हैवी न्यूक्लियस द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स becomes nuclear force is responsible for its stability, because a nucleons are loosely bounded with far nucleons. As a result, nuclear fission takes place। तो क्या होता है, जैसे बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ा समूह होगा तो बहुत सारे हर एक आदमी बाकी लोगों से उतना ज़्यादा घुला मिला हुआ नहीं होगा, तो वो ग्रुप कमज़ोर हो जाएगा। ग्रुप कमज़ोर होगा तो ग्रुप टूट जाएगा। ठीक उसी तरह से बात होती है हैवी न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, बड़ा साइज हो गया, तो एक न्यूक्लियस का बहुत दूर पर जो दूसरा न्यूक्लियन है उसके साथ क्या हो पाता है, उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। इस वजह से 2 छोटे ग्रुप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और टूट करके 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी बन जाती है उनके टूट करके अलग अलग 2 ग्रुप में बन जाने के, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाने का। वह ठीक उसके उल्टा जो लाइटर न्यूक्लियस है, लाइटर न्यूक्लियस के पास क्या है, सब इनसफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। चूँकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज में काम करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि हमारा ग्रुप बढ़ जाए, हमारा ग्रुप क्या हो जाए, बढ़ जाए। चूँकि वो, है ना,
उसमें जो मास नंबर है वो थोड़ा बढ़े ताकि हम स्टेबल हो जाए, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाए, है ना, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी होती है कम है, उसके दोस्त कम है तो वो चाहेंगे और दोस्त हमारे बन जाए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, फ्यूज़न के प्रोसेस में भी रिलीज होगी और फिजन के प्रोसेस में भी रिलीज होगी। एक न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटता है तो भी एनर्जी रिलीज करेगा, और दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो भी एनर्जी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मास डिफेक्ट होगा, और अगर मास डिफेक्ट हुआ तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी अगर रिलीज कर जाएगी तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स द एक्चुअल फैक्ट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, अब एक टॉपिक्स बचता है हमारा रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन, फिजन एंड फ्यूज़न, फिजन एंड फ्यूज़न। तो ये लास्ट टॉपिक्स होगा, इसको हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी, चलिए।